हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में आप सभी क्लास 10th के बच्चों का स्वागत है। क्लास 10th के साइंस का सेशन लेकर मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी बच्चों के सामने आ चुका हूं और आज का सेशन अत्यंत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको मेटल एंड नॉन मेटल के केस बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं और आपको केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो मैं आपको इस चैप्टर के कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। और आपको मैं एक प्रीवियस ईयर टर्म 1 में पूछे जाने वाला केस बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन को एंड तक जरूर देखना, तो आपको केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वो पता चल जाएगा और पूछे कैसे जाते हैं क्वेश्चन ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन ऑन द चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। आपको इस सेशन में मैं 2 केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब 2 केस बेस्ड, और हर केस बेस्ड में कई सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पहला केस बेस्ड, है ना। पहला केस में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो केस मतलब ये मत समझना कि एक क्वेश्चन। केस बेस्ड में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ के बेसिस पे जो आपको इंफॉर्मेशन पता चलती है उस इंफॉर्मेशन से आपको कई सारे क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, तो चलिए पहले आपके सामने मैं पहला केस बेस्ड ला रहा हूं, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो पहला केस बेस आपके सामने आ चुका है। चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो, जो भी पैराग्राफ में दिया हो केस बेस में उसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है और उससे जो इंफॉर्मेशन निकलेगी उसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका केस बेस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, पढ़ने को। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या लिखा है, ए स्टूडेंट टुक 4 मेटल्स। एक स्टूडेंट ने 4 मेटल लिया। वो 4 मेटल का आपको नाम नहीं पता है, बस उसको नाम दे दिया गया PQRS। अब ये नहीं पता कि वो P मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, गोल्ड है, क्या है अभी नहीं पता हमको, है ना। बस नाम दिया है PQRS। ठीक है, एंड कैरिड आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। PQRS मेटल कौन सा है ये पता लगाने के लिए उस स्टूडेंट ने बहुत सारे क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, है ना। एंड सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन वेयर, और उसने जो ऑब्जर्व किया वो क्या क्या था। पहली चीज, ऑल मेटल्स कुड नॉट बी कट विथ नाइफ एक्सेप्ट मेटल आर, यानी मेटल आर को छोड़कर बाकी सभी मेटल्स को हम चाकू से यानी नाइफ से कट नहीं कर सकते। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, मेटल P कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड M2O3। M2O3 मतलब M की जगह कोई मेटल है, तो जो मेटल P है वो इस तरीके का ये फॉर्मूले वाला क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। जब वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। यानी जब P का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो जो ऑक्साइड बन रहा है उस ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है। जहां मेटल M की जगह क्या होगा, वो मेटल होगा जो P है जिसको हम कह रहे हैं, है ना। और ये जो ऑक्साइड बन रहा है ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर और क्या इंफॉर्मेशन, थर्ड इंफॉर्मेशन है रिएक्शन विथ वाटर। अब वाटर के साथ ये सभी अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे कि P डिड नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर बट रिएक्टेड विथ स्टीम। P जो है वो स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, ना कि गर्म पानी से ना कि ठंडे पानी से। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, Q रिएक्टेड विथ हॉट वाटर एंड मेटल स्टार्टेड फ्लोटिंग। जो Q मेटल है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करके फ्लोट करने लग रहा है। ठीक है, R की बात करें तो R जो मेटल है वो रिएक्ट वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, मतलब ठंडे पानी से बहुत तेजी से वो रिएक्ट कर रहा है। और S जो है डिड नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, मतलब वो पानी के किसी भी फॉर्म, चाहे वो कोल्ड हो, चाहे हॉट हो, चाहे स्टीम हो, किसी भी तरीके का जो पानी हो उसके साथ रिएक्शन नहीं शो कर रहा है। कौन, S। ठीक है, ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है पैराग्राफ में। ठीक है, अब आपने रीड कर लिया। अब देखो कैसे इससे इंफॉर्मेशन बाहर निकालते हैं, तो हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ किसके बारे में, सबसे पहली इंफॉर्मेशन R के बारे में दिया है। ठीक है,
तो अब हम आर के बारे में यहां लिख लेते हैं। ये हो गया आर। अब देखो तरीका देखना मेरा, मैंने केस बेस पैराग्राफ पढ़ लिया और ऐसे आपको ही पढ़ना है, लेकिन अब जो पैराग्राफ पढ़ा उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है और उस इंफॉर्मेशन से हम क्या एजम्पशन लगा सकते हैं, बस यही तो करना है। तो अब चलो, पहली इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी गई थी? आर के बारे में, है ना। तो आर के बारे में क्या दिया है? आर के बारे में एक पॉइंट यहां दिया है कि ऑल मेटल्स कुड नॉट बी कट विथ नाइफ एक्सेप्ट मेटल आर, यानी मेटल आर को छोड़कर बाकी मेटल को हम नाइफ से यानी चाकू से कट नहीं कर सकते, सिर्फ आर को कट कर सकते हैं। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है मेटल्स की, तो ऐसे कौन से मेटल हैं जो आसानी से चाकू से कट किए जा सकते हैं? तो आपने पढ़ा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यही मेटल है ना, है कि नहीं? तो इसका मतलब मैं एक अंदाजा लगा सकता हूं कि आर जो है वो तो या लिथियम हो सकता है, या सोडियम हो सकता है, या पोटेशियम हो सकता है। इन्हीं में से तो कोई मेटल होगा, है कि नहीं? यही तो हमको पता चला किससे? इस पहले वाले पॉइंट से, कि आर को अगर हम नाइफ से कट कर सकते हैं तो इसका मतलब फिर मेटल कौन सा हो सकता है? तो सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, क्योंकि ये सब सॉफ्ट मेटल है, ठीक है। और इस पॉइंट के अलावा आर के बारे में इंफॉर्मेशन और कहां दी गई है? तो मुझे दिखा यहां दी गई है, देखो, है ना। आर के बारे में क्या लिखा है? रिएक्टेड वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर। अब ठंडे पानी से अगर आर रिएक्ट कर जा रहा है, इसका मतलब आर की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, और बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखो तो सोडियम और पोटेशियम कहीं ना कहीं कहां आते हैं? ऊपर। इसका मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और इसीलिए वो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। इसका मतलब ये चीज तो कंफर्म हो गई कि आर जो है वो इन्हीं में से सोडियम या पोटेशियम में से ही है, वो सोडियम या पोटेशियम में से ही है। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, चलो तो हमको आर के बारे में हमारा काम, हमारी इंफॉर्मेशन निकल आई है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हमको पी के बारे में दिया है, तो अब हम पी के बारे में यहां पता लगाते हैं। तो अब मैं लिख लेता हूं यहां क्या? पी, ठीक है। अब पी के बारे में मुझे क्या क्या दिया है पैसेज में, चलो आओ देखते हैं। देखो दिया है यहां पहला पॉइंट, देखो ध्यान से, मेटल पी कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड, जो कि बोथ एसिड से भी रिएक्ट कर जा रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर जा रहा है। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड, एम मतलब यहां सेंस है मेटल का, तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं वो क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहां हिंट था, यहां क्या है? हिंट। हिंट ये दिया था कि ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब कि वो पक्का क्या है? वो पक्का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है ना, क्योंकि एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ बेस की तरह बिहेव करते हैं और बेस के साथ एसिड की तरह बिहेव करते हैं, यानी दोनों टाइप के एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इसका मतलब पी कोई ना कोई एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड के क्या है फॉर्मूले? अब देखो यहां दिया है कि ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, वो जो ऑक्साइड बन रहा है उसका फॉर्मूला ये होगा M2O3, M की जगह मेटल होगा। तो वो कौन सा मेटल हो सकता है जो इस टाइप का ऑक्साइड बनाए और जो एम्फोटेरिक भी हो? गेस करो, गेस करो। एल्यूमिनियम। जी हाँ, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा तो कैसा ऑक्साइड बनाएगा? आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। और पैसेज में जो फॉर्मूला दिया था वो क्या दिया था? M2O3। तो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। M मेटल की जगह क्या है? कौन सा मेटल? एल्यूमिनियम। तो अगर हम M की जगह एल्यूमिनियम रख दें तो इसी फॉर्मूले वाला बनेगा ना, Al2O3। और ये एम्फोटेरिक भी है। तो यानी ये पता चल गया कि P मेटल जो है वो क्या है? P मेटल आपका एल्यूमिनियम है। जो इंफॉर्मेशन दी गई थी उससे ये पता चल गया कि जो P मेटल है वो एल्यूमिनियम है, ठीक है। चलो P मेटल के बाद अब आ जाते हैं किस पे? हम क्या हो गया? R हो गया आपका, P हो गया, Q और S पे आ जाते हैं, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं Q और यहां लिख देता हूं
S। ठीक है, अब आ जाओ Q के बारे में पढ़ते हैं। Q के बारे में क्या लिखा है, यहां लिखा है रिएक्टेड विथ हॉट वाटर एंड मेटल स्टार्टेड फ्लोटिंग। तो वो मेटल कौन सा है जो कोल्ड वाटर नहीं, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्शन के कारण एक गैस बनती है। वो गैस के बुलबुले उस मेटल की सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिससे वो मेटल फ्लोट करने लगता है। तो वो मेटल है आपका कौन, मैग्नीशियम। क्योंकि ठंडे पानी से तो सोडियम पोटेशियम रिएक्शन करते हैं, नॉर्मल पानी से कैल्शियम, और हॉट पानी से वो है मैग्नीशियम। तो आपका ये इंफॉर्मेशन, ये जो लाइन है, ये हिंट दे रही है कि जो क्यू मेटल है वो क्या है, क्यू मेटल आपका मैग्नीशियम है। क्योंकि मैग्नीशियम ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके फ्लोट करने लगता है, क्योंकि जो बुलबुले हैं गैस के वो मैग्नीशियम की मेटल के सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिससे वो हल्का होने के कारण मैग्नीशियम फ्लोट करने लगता है। ठीक है, तो क्यू मुझे पता चल गया क्या है, मैग्नीशियम है। ठीक है, अब देखो एस के बारे में। तो एस के बारे में अभी तक सिर्फ यहां एक इंफॉर्मेशन दी गई है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन कि एस जो मेटल है वो डिड नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। किसी भी पानी के किसी भी फॉर्म, चाहे वो ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, नॉर्मल पानी हो, स्टीम हो, किसी भी पानी के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। तो ऐसे कौन से मेटल हो सकते हैं, अब दिमाग लगाओ। मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये ऐसे मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी इतनी कम है कि ये पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। चाहे पानी गर्म कर दो, चाहे पानी स्टीम वाला ले लो, रिएक्शन शो नहीं करेंगे। इसका मतलब कि जो एस है वो क्या हो सकता है, एस को हम या तो मान सकते हैं आपका सिल्वर मान सकते हैं, या आप मान लो गोल्ड, है ना, या तो सिल्वर मान लो, गोल्ड मान लो, या कॉपर मान लो। इतनी इंफॉर्मेशन पता चल गई। हाँ, कंफर्म नहीं कह सकते वो सिल्वर ही होगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि गोल्ड, सिल्वर या कॉपर, इनमें से ही कोई होगा, या सिल्वर होगा, या गोल्ड होगा, या कॉपर होगा। ठीक है, अब एक चीज आपको इतनी इंफॉर्मेशन पता चल गई, अब आप रेडी हो आप सवालों के जवाब देने के, है ना। अब इनमें अगर मैं आपको एक चीज और बोलूं कि रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको इन चारों का बनाना हो, तो आप बताओ सबसे कम रिएक्टिविटी कौन है। तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, है ना, तो इंक्रीजिंग मतलब कम से ज्यादा। तो इन चार मेटल में सबसे कम रिएक्टिविटी कहां दिख रही है, यहां दिख रही है एस। तो सबसे कम रिएक्टिव, ये अभी क्वेश्चन में बोला नहीं था, लेकिन अरेंज कर लो ताकि हो सकता हो क्वेश्चन में आगे पूछा हो, है ना। और अगर नहीं भी पूछा है तो क्या बात है, अरेंज कर लो एक बार, है ना। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहले ही आपके पास रेडी होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन देखो और इंफॉर्मेशन में से आंसर दे डालो। तो सबसे कम रिएक्टिविटी एस की, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी पानी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। फिर अगर हम बात करें, फिर अगली रिएक्टिविटी किसकी होगी, मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर रहा था और ये एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो किसकी रिएक्टिविटी कम, एल्यूमिनियम की ना, तभी तो स्टीम के साथ रिएक्शन हो रहा है इसका। तो नेक्स्ट आपका है रिएक्टिविटी किसकी, एल्यूमिनियम की। फिर अगली रिएक्टिविटी मैग्नीशियम की, है ना। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, जो ठंडे पानी से रिएक्ट कर जा रहे हैं, यानी मेटल आर। अब बात समझ में आ गई। तो ये हो गई सारी इंफॉर्मेशन। अब हम तैयार हैं क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। तो चलिए मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लाता हूं। पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ द गिवन मेटल, इन सारे मेटल में से, पी क्यू आर एस में से वो मेटल कौन सा है, द वन विच नीड्स टू बी स्टोर्ड यूज्ड केरोसिन, जिसे स्टोर करने के लिए हमें केरोसिन की जरूरत पड़े। अब आपको बताया है कि वो मेटल जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, है ना, वो हवा में ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसीलिए उन्हें केरोसिन में डुबो के रखना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में ना आए। तो वो मेटल कौन है, अब आप बताओ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, वो मेटल होगा आर, है ना, क्योंकि आर की रिएक्टिविटी, आर क्या हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है,
और ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ये हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, तो इसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, इसीलिए इनको हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन में। तो इसका मतलब मेटल क्या होगा, आंसर आर होगा। तो आर कहाँ दिया है, बी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, आंसर बी इज द राइट आंसर। अब देखो, अब आपको आंसर गेस करना कितना मतलब इजी हो गया। क्यों इजी हो गया, क्योंकि आपने पैराग्राफ को सबसे पहले ध्यान से पढ़ा, फिर पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन को एक जगह लिखा और फिर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। इसी तरीके से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करके देना है। अगर आप ऐसा आपने कर लिया तो आप कई बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन मेरे पढ़े हुए बच्चे कभी नहीं फंसेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं सेशन को एंड तक जरूर देखना, है ना। और भी चैप्टरों के मैं केस बेस्ड क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आउट ऑफ द गिवन मेटल्स द मेटल क्यू इज, अब मेटल क्यू, तो मेटल क्यू पे आ जाते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन कहां थी, यहां थी मेटल क्यू। तो मेटल क्यू कौन है, मैग्नीशियम, है ना। तो मेटल क्यू मैग्नीशियम है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, दिया है मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम दिया है। तो हमारे ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग क्यू मैग्नीशियम होना चाहिए, और मैग्नीशियम ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट डी होगा, है ना। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया, कि एकदम मक्खन की तरह सॉल्व किए जा रहे हैं ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। मेटल विच फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाए, बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाए, ऐसे ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। तो अब हमारा उन 4 मेटल में से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन बना रहा है, कौन सा मेटल बना रहा है। तो आओ वापस, हमारी सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर थी, यहां हमने नोट डाउन कर रखा था। अब यहां कौन सा मेटल है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा है पी। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, पी होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, पी 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 फर्स्ट आंसर ए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हमारा आंसर पी है। क्लियर, समझ में आया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या पूछा है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द 4 मेटल्स। वो जो 4 मेटल दिए थे उनकी रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। हो सकता था डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछे। तो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता हुआ, डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब सबसे कम रिएक्टिव, उससे ज्यादा रिएक्टिव, उससे ज्यादा रिएक्टिव, इसी ऑर्डर में। अब ये ऑर्डर हमने बना रखा है। हमने क्या बनाया है, वापस आओ देखो, हमने क्या बना रखा है, हमने बनाया ना क्या, एस, ठीक है। एस से ज्यादा एल्यूमिनियम किसको माना हमने, पी को, तो यहां होगा पी आपका, है ना। सबसे कम रिएक्टिव एस है, उससे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पी है। पी से ज्यादा रिएक्टिव एमजी किसको माना है, क्यू को, तो क्यू है ना। क्लियर, और क्यू से ज्यादा आर है, यानी एस पी क्यू आर, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर, यही हमारा आंसर होना चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है क्या, एस पी क्यू आर, एस पी क्यू आर, ये हमारा सीक्वेंस है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे एस पी क्यू आर दिया है क्या, पी क्यू आर एस नहीं, एस आर क्यू पी नहीं, एस पी क्यू आर, हाँ दिया तो है, पी आर क्यू एस नहीं, ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा, क्योंकि हमने ये सॉल्व कर रखा है पहले से, एस पी क्यू आर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। तो कितने आसानी से हमने केस बेस्ड क्वेश्चन, जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पे जो पहला केस बेस्ड था उसको हमने पढ़ा, उसको इंफॉर्मेशन उससे निकाली, और उस इंफॉर्मेशन को एक जगह लिखने के बाद हमने क्वेश्चन को पढ़ के आंसर दे डाला, है ना। अब ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपका चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर है ना। सबके केमिकल रिएक्शन आपको याद आते होंगे, याद होंगे, तब आप आंसर दे पाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस हिसाब से आपको पढ़ना है। क्लियर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन पे, केस बेस्ड 2। अब यहां भी क्वेश्चन के पहले पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ को पढ़ना होगा और फिर आंसर देना होगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने पैराग्राफ लाता हूं, देखो पैराग्राफ पढ़ा जाए। चलिए, सम मेटल्स आर केमिकली वेरी रिएक्टिव whereas others are less reactive or unreactive,
ये लाइन समझ में आ गई? कुछ ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं रिएक्टिव होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ विगरनेस ऑफ रिएक्शन ऑफ वेरियस मेटल विथ ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द मेटल्स हैव बीन अरेंज इन ए ग्रुप और सीरीज अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल रिएक्टिविटी। यानी मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी को देखते हुए उनको मतलब एक सीरीज में हमने क्या किया है, अरेंज किया है ना, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ए वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल की रिएक्टिविटी के बेसिस पे उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, वो भी वर्टिकली, है ना, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव को ऊपर, उससे कम रिएक्टिव को नीचे, उससे कम रिएक्टिव को और नीचे, तो वर्टिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल्स को अरेंज करना, ये जो सीरीज बनती है, इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन दी गई है ना। फिर इन रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव, इसका मतलब अभी तक आपने ये समझ लिया होगा कि जो भी क्वेश्चन बनेंगे कहीं ना कहीं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पे ही बनेंगे, क्योंकि अभी तक डिस्कशन जो हो रहा है वो रिएक्टिविटी सीरीज पे ही हो रहा है। तो ऐसा आपको पढ़ने से अंदाजा, मतलब ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि पैराग्राफ क्या कह रहा है, ठीक है। तो पैराग्राफ क्या कह रहा है वो लगभग मुझे पता चल गया और आपको भी पता चल गया। आगे पढ़ लेते हैं। इन रिएक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड एट द टॉप, पता है हमको, वेयर एज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे कम रिएक्टिव मेटल जो है वो उसको बॉटम में रखते हैं, ये भी आपको पता है। एज वी कम डाउन, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या होती है, डिक्रीज होगी। तो देखो डिक्रीज लिखा है ना, ठीक है। सिंस द metal placed at the bottom of the reactivity series like silver, gold are less reactive, so they are usually found in free state in nature। मतलब कि सिल्वर, गोल्ड ये सब बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल हैं, तो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री मतलब किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाते, है ना। जैसे सोडियम है, तो सोडियम आपको नेचर में कैसे मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ऑक्साइड, सिर्फ सोडियम नहीं मिलेगा। लेकिन गोल्ड, सिल्वर बात करें तो वो सिर्फ गोल्ड है, सिर्फ सिल्वर है, उसने कंपाउंड नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो इतना रिएक्टिव ही नहीं है। तो ये था पूरा पैराग्राफ। अब पैराग्राफ पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आ गया कि पैराग्राफ पे जो क्वेश्चन दिए गए जाएंगे वो कहीं ना कहीं मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज से ही होंगे। अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, लर्न है, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब आपको ये पढ़ने के बाद आपको पहला काम ये करना था कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज को कहीं लिख लो, है ना, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पैराग्राफ भी रिएक्टिविटी सीरीज पे ही है। तो अब पहला क्वेश्चन लाते हैं। व्हेन मेटल जेड इज एडेड टू डाइल्यूट HCl, मेटल जेड का जब रिएक्शन हम HCl से करा रहे हैं तो देयर इज नो इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो मेटल जेड कौन सा है इनमें से? अब आपको रिएक्शन पता है कि मेटल्स का रिएक्शन जब एसिड के साथ होता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, लेकिन ये रिएक्शन सभी मेटल्स शो नहीं करते, है ना। अब कौन से मेटल शो नहीं करते? वो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, वो मेटल ये रिएक्शन शो नहीं करते और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करते। सिर्फ वही मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, वही मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि अगर मेटल जेड कोई गैस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि जो जेड की रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से कम होगी। अब इनमें से हमको बस ये चेक करना है कि वो मेटल कौन सा है जिसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है। अब आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, है ना। तो हमको पता ही है कि सोडियम पोटेशियम तो होंगे नहीं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, देखो टॉप पर आते हैं, है ना। हाइड्रोजन ये है, तो इसके नीचे जो आएगा वही ये रिएक्शन शो नहीं करेगा मेटल, है ना। तो अब देखो सिल्वर, जिंक, जिंक तो यहाँ है, ये भी हाइड्रोजन के ऊपर आता है, तो ये भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन हमको चाहिए वो मेटल जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ना करे। तो वो कौन है? वो है Ag। तो हमारा आंसर क्या होगा? Ag यानी सिल्वर। देखो सिल्वर कहाँ है? हाइड्रोजन से काफ़ी नीचे, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, उसके नीचे मरकुरी, उसके नीचे सिल्वर, उसके नीचे गोल्ड। तो ये सब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते,
तो पैराग्राफ केमिकल मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर था। अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हुआ होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से आंसर दे सकते हो। तो हमारा आंसर आ गया क्या, सी। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी सेफली केप्ट इन ए कंटेनर मेड अप ऑफ। अब कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट मतलब है ना, क्लियर? कॉपर सल्फेट, तो सल्फेट का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है ना, क्लियर? कॉपर सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? तो सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है और यहां कॉपर की 1 होती है, सॉरी 2 होती है, ठीक है? तो ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट। अब देखो, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी सेफली केप्ट इन ए कंटेनर मेड अप ऑफ। देखो, अगर यहां मेटल देखें, कॉपर है, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को कौन हटा सकता है? अब आप बताओ, कॉपर को कौन हटा सकता है? कोई दूसरा मेटल तभी हटा सकता है जब उस मेटल की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगी। क्योंकि याद करो, मैंने पढ़ाया था राजा वाला कंसेप्ट, मजबूत राजा कमजोर राजा को हटा सकता है ना। तो कॉपर मेटल है, मेटल को मान लो राजा, तो इस राजा को कौन हटाएगा? इससे तगड़ा वाला राजा, मतलब इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल। तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? एल्यूमिनियम। कॉपर देखो यहां है ना, कॉपर कहां है? यहां, ठीक है? अब क्वेश्चन में ये पूछा है, ध्यान से समझना, कॉपर सल्फेट को सेफली किस कंटेनर में रख सकते हैं? तो कॉपर सल्फेट को उसी कंटेनर में रख सकते हैं ना जहां कॉपर सल्फेट को कोई डिस्टर्ब ना करे, कॉपर को कोई हटाए ना, है ना। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये देखो, कॉपर यहां है, तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है कॉपर से, तो एल्यूमिनियम कॉपर को हटा देगा। तो एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर हम कॉपर सल्फेट रखेंगे तो एल्यूमिनियम कॉपर को हटाकर क्या बना लेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रख सकते, ठीक है। लेड, लेड है पीबी यहाँ, ये देखो, इसकी भी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो यानी लेड भी कॉपर को हटा देगा। तो अगर लेड के कंटेनर में कॉपर सल्फेट रखोगे तो कॉपर को हटा के लेड सल्फेट बना लेगा वो, तो यहाँ भी नहीं रख सकते। सिल्वर, सिल्वर यहाँ है कॉपर के नीचे, यानी सिल्वर में वो ताकत नहीं कि कॉपर को हटा सके। तो अगर कॉपर के सल्फेट के सोल्यूशन को अगर आप सिल्वर के बर्तन में रखोगे तो सिल्वर कॉपर को नहीं हटा पाएगा, तो कॉपर सल्फेट के ही रूप में रहेगा, ठीक है। जिंक की बात करें तो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा, ये भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो यानी जिंक में भी नहीं रख सकते, तो किस में रख सकते हैं? सिल्वर में। तो हमारा आंसर इसीलिए क्या है? सिल्वर है, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हुआ? समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, है ना। किस बर्तन में कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं? तो अगर हम चाहते हैं कि बर्तन पे रखने के बाद कॉपर सल्फेट ही रहे, उसे कोई डिस्प्लेस ना करे, तो ये तभी होगा जब बर्तन, कंटेनर जिस मेटल का बना है वो मेटल कॉपर के कंपैरिजन में उसकी रिएक्टिविटी क्या हो? कम हो। तो कॉपर के कंपैरिजन में उसकी रिएक्टिविटी कम कौन सा है? सिल्वर ही है। तो हमारा ऑप्शन क्या गया? सिल्वर गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। अब फ्री स्टेट मतलब वो किसी के साथ कंपाउंड नहीं बना रहे, वो जिस रूप में है उसी रूप में पाए जा रहे हैं। तो वो कौन से थे? वो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो बहुत नीचे आते हैं। तो वो कौन से मेटल हैं जो नीचे आते हैं? अब आपको पता है ना, आपको पता है गोल्ड है, सिल्वर है ना। तो गोल्ड सिल्वर, तो इसमें देख लेते हैं। देखो, मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। अब देखो यहां एक बात ध्यान रखना है, मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, तो यहां क्या होगा आंसर? यहां देखो 3 आंसर है, यहां गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, कॉपर भी है ना, सोडियम नहीं है। तो हमारा आंसर 1 नहीं होगा। मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, ठीक है। तो वो गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में, अब देखो, अब अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे कम रिएक्टिव किसकी है? सबसे कम रिएक्टिविटी गोल्ड की है ना।
तो गोल्ड वो मेटल है जो एकदम कभी एकदम कोई केस ही नहीं बनता कि वो कंपाउंड बना ले, है ना। तो वो हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है। सिल्वर की रिएक्टिविटी वैसे तो कम है, बहुत कम है, लेकिन गोल्ड से थोड़ा सा रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो सिल्वर थोड़े बहुत कंपाउंड बना लेता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको देखो ध्यान से पूछा है कि जो हमेशा पाया जाए फ्री स्टेट में, हमेशा मतलब वो कभी कोई कंपाउंड ना बनाए कभी भी, तो वो मेटल होगा जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। तो सबसे कम किसकी है? गोल्ड की। तो आंसर इसीलिए क्या है? गोल्ड है। तो एक आंसर आपका इसमें से सेलेक्ट करना था, तो आंसर है गोल्ड, है ना। वैसे मैंने तीनों पे टिक क्यों किया? क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये वो ऐसे मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम, लेकिन सबसे कम किसकी? गोल्ड की। तो जो हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाएगा, कभी कोई कंपाउंड नहीं बनाएगा, गोल्ड ऑक्साइड, गोल्ड कार्बोनेट ऐसे कोई कंपाउंड ना बनाए, तो वो कौन सा मेटल होगा? वो होगा गोल्ड। क्योंकि सिल्वर की रिएक्टिविटी गोल्ड से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए सिल्वर कहाँ है? गोल्ड के ऊपर। तो सिल्वर तब भी चांस है, पॉसिबिलिटी है कि थोड़े बहुत कंपाउंड बना ले, लेकिन गोल्ड के साथ पॉसिबिलिटी एकदम ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो क्या होगा? वो होगा गोल्ड। बात समझ में आ गई? यानी कुल मिला के अब आपको आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है। तो इस सेशन में मैंने आपको 2 केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, है ना, और ये सारे मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर पे बेस्ड थे, और आगे भी आपको मैं अलग अलग चैप्टर पे केस बेस्ड क्वेश्चन कराता रहूंगा। तो इसके लिए आपको अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे बने रहना है, पढ़ते रहना है ना। तो सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए राघवेंद्र सर के साथ साइंस, और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।